रिएक्शन विद जिंक। अब जिंक भी एक एक्टिव मेटल है, तो ये भी हेलोएल्केन के साथ बिल्कुल मैग्नीशियम के जैसे ही रिएक्ट करेगी। मैग्नीशियम भी एक डाईवेलेंट मेटल थी और जिंक भी एक डाईवेलेंट मेटल है। सॉल्वेंट नो डाउट हम विदाउट इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर यूज करेंगे, यानी कि ड्राई ईथर यूज करेंगे। और यहाँ पर हमें मिलेगा पहले इथाइल जिंक ब्रोमाइड और फिर 2 इथाइल जिंक ब्रोमाइड जो हैं ये कंबाइन होकर, मतलब यहां पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती इथाइल जिंक ब्रोमाइड पे। इसके बाद यहां से ZnBr2 जो है वो निकल जाता है और हमें ऑब्टेन होता है डाई एल्काइल जिंक प्लस ZnBr2। और इस कंपाउंड को, डाई इथाइल जिंक को, हम कहते हैं फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट। फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट। और इसीलिए ही इस रिएक्शन को हम फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। तो ये भी जिंक के साथ हमारी जो हेलोएल्केन है उसकी रिएक्शन करके हमने देखा कि किस तरह से एक बड़ा यूजफुल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे कि जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट भी है और मेटेलिक पार्ट भी है और एटलीस्ट 1 कार्बन मेटल बॉन्ड भी होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो फिर रिएक्शन विद जिंक के बाद हमारी जो लास्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, वो होती है रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय। रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय। अब ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगी ये आप देख सकते हो कि हम हेलोएल्केन में सोडियम और लेड का एलॉय यूज ऐड करेंगे। 4 मोल्स इसके लिए, तो 4 ही मोल्स इधर लेंगे हम। ये आपको पता है सोडियम एक एक्टिव मेटल है, तो ये फटाफट हेलोजन को साथ ले जाएगी, यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr विल बी गॉन। तो जो 4 एल्काइल ग्रुप्स बाकी स्पेयर बचेंगे, ये चारों के चारों लेड के साथ कंबाइन होकर टेट्रा इथाइल लेड बना देंगे। टेट्रा इथाइल लेड और प्लस 4 मोल्स ऑफ NaBr एंड 3 मोल्स ऑफ लेड विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो टेट्रा इथाइल लेड, इसको हम कॉमनली TeL भी कह लेते हैं, लिख लेते हैं। तो टेट्रा इथाइल लेड एक बड़ा यूजफुल कंपाउंड है। इसको यूज किया जाता था एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट इन गैसोलीन। तो आप देख सकते हो पेट्रोल पंप पे हम कभी भी जाएं तो आजकल वहां पे पेट्रोल मिलता है हमें अनलेडेड पेट्रोल। तो पहले ये टेट्रा इथाइल लेड ही यूज किया जाता था एज एंटी नॉकिंग एजेंट। तो फिर इसका यूज थोड़ा बंद कर दिया गया क्योंकि जो लेड होता है ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए खराब होता है, एस्थेमेटिक प्रॉब्लम्स कर देता है। तो इसकी जगह पे आज की डेट में कुछ बेंजीनॉइड कंपाउंड्स होते हैं, उनको यूज किया जाता है एज एंटी नॉकिंग एजेंट्स। तो ये जो टेट्रा इथाइल लेड हमने इस तरीके से बनाया, इसका यूज मैं आपको बता चुका हूं कि ये हम कैसे करेंगे। तो ये 5th टाइप की रिएक्शन थी, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो इस रिएक्शन के साथ रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स ये भी खत्म होती हैं। और अगली टाइप की रिएक्शन है हेलोएल्केन्स में आती रिडक्शन रिएक्शंस। मैं D से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनको, रिडक्शन रिएक्शंस। अब रिडक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स हमें करनी है, तो रिडक्शन हम कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कैटालिटिक रिडक्शन।
कि जिसमें हम कोई कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम वगैरह यूज करेंगे, और हेलो एल्केन में हम ऐड करते हैं से हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ये डालकर हम इसको हीट करेंगे रिएक्शन मिक्सचर को, तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा एल्केन एंड HCl। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस तरीके से जो ये वाली रिएक्शन है इसको भी हम रिडक्शन रिएक्शन ही कहेंगे। फिर एक होती है केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन में हम इस तरह का मेटेलिक कैटलिस्ट जो है वो यूज नहीं करते। यहां पर हम यूज करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है? दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग इट। कैसे प्रिपेयर होगी? इट विल बी प्रिपेयर्ड ईदर बाय द एक्शन ऑफ जिंक ओवर HCl और बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक ओवर इथेनॉल। इथेनॉल को मैंने ETOH लिख दिया। ET here stands for ethyl group, that is C2H5 या CH3CH2 ग्रुप। तो जिंक और HCl जो हैं ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं? जिंक क्योंकि डाइवेलेंट मेटल है तो हैलोजन को तो लेकर जाएगी ही जाएगी। तो इस तरीके से ZnCl2 और दो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती हैं, और जो एटॉमिक हाइड्रोजन इस तरीके से ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोड्यूस हो और ड्यूरिंग द रिएक्शन ही कंज्यूम हो जाए उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। इस तरीके से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। दूसरा तरीका मैंने यहां पर लिखवाया है जिंक और इथेनॉल। इथेनॉल अल्कोहल है तो ये भी जिंक के साथ रिएक्शन करके बनाती है हमारे पास जिंक इथॉक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन इधर हेलो एल्केन की रिडक्शन कर देंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन को ले जाएगी और एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन CH2 ग्रुप वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे केमिकल रिडक्शन। और केमिकल रिडक्शन की ही एक अलग टाइप होती है, उसके बारे में आप लिख सकते हो कि हेलोएल्केन्स particularly iodoalkanes are better reduced with HI in the presence of red phosphorus। रेड फॉस्फोरस डाल के हम हीट करते हैं HI। नो डाउट हमें पता है कि इसकी इन सीटू प्रिपरेशन होती है हमेशा। ये हमने स्टडी किया था जब हम हेलोएल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इस केस में HI की इन सीटू प्रिपरेशन होती है और बाय द रिएक्शन ऑफ KI विद H3PO4। तो HI जैसे ही प्रोड्यूस होगा उसका बन जाएगा हमारे पास ये आयोडोएल्केन के साथ रिएक्शन करके बना देता है एल्केन एंड आयोडीन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे ही हम आयोडोएल्केन लें कोई भी तो उससे हमारे पास एल्केन और आयोडीन गैस जो है वो बन जाती है। यहाँ पर आयोडीन गैस नहीं, ये सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। तो इस तरीके से हम रिडक्शन कर लेते हैं। तो ये तीनों तरीकों से हम रिडक्शन रिएक्शन करके हेलोएल्केन से हेलोजन को रिमूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट टाइप की रिएक्शंस आती हैं इन केस ऑफ हेलोएल्केन्स। दीज आर कॉल्ड आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस। बैटरी
तो रिडक्शन रिएक्शंस के बाद हमारे पास आती हैं ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस। यहाँ पर हम जो हेलो एल्केन्स है इनकी आइसोमेराइजेशन करते हैं, यानी कि डिफरेंट आइसोमर्स बना देंगे हम एक कंपाउंड से। जैसे ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, यहाँ पर क्लोरीन अटैच्ड है टू द प्राइमरी कार्बन एटम। अगर हम इसको हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 क्लोरोप्रोपेन। अब ये किस तरह से हमारे पास जो रीअरेंजमेंट है वो होती है, तो ये देखने के लिए मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूं। तो सबसे पहले हम जो AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 ऐड किया, ये होता है एक लुईस एसिड। AlCl3 में एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में आप देख सकते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिर्फ 3 बॉन्ड्स हैं एल्यूमिनियम के, जो मैं ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, और एक बॉन्ड में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में टोटल आए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट एल्यूमिनियम का इनकम्प्लीट है, इस कारण एल्यूमिनियम जो है यहां से क्लोरीन एटम अलोंग विद द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहां से खींचेगा, तो AlCl4 नेगेटिव बन के सेपरेट हो जाएगा। पर इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन था कार्बन का जिसके साथ हैलोजन लगी हुई है, तो हमें ऑब्टेन होगा एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये अब प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है ये अगर हम हीटेड सिस्टम में रखेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, तो यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बड़ी इजीली हो जाएगी। यहां से नेबरिंग कार्बन से आपको पता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स होते हैं पार्शियल, बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन ये बॉन्ड्स होते हैं वीक। तो यहां से एक हाइड्रोजन अलोंग विद द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नेबरिंग कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कहा? एक कार्बन से दूसरे कार्बन, नेबरिंग कार्बन के ऊपर ही हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, और हाइड्रोजन यहां से निकला है बाय टेकिंग अवे द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन ऑल्सो। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, वो भी हाइड्रोजन जो है अपने साथ ले गई। तो हाइड्रोजन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो H नेगेटिव की फॉर्म में गई है हाइड्रोजन, और H नेगेटिव को हम हाइड्राइड आयन कहते हैं। इसीलिए ही इस शिफ्टिंग को हमने हाइड्राइड शिफ्ट बोला है। तो इस तरीके से एक मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होकर, और फिर ये जो कार्बोकेटाइन बना, नो डाउट प्राइमरी कार्बोकेटाइन के कंपैरेटिवली तो ज्यादा स्टेबल है, पर इतना भी स्टेबल नहीं होता। ये AlCl4 नेगेटिव से जो उसने एक्स्ट्रा एक हैलोजन उठा रखा है वो खींच लेता है, और 2 क्लोरोप्रोपेन और AlCl3 दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है। जहां कहीं भी कार्बोकेटाइन बना होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो अगर, तो रीअरेंजमेंट करके अगर कोई ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता हो, तो हमेशा बड़े आराम से रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें ये वाला हेलोएल्केन, तो इस हेलोएल्केन की अगर हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन स्टडी करें तो ये प्राइमरी हेलोएल्केन है। आप देख सकते हो कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है या फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो एक प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि उसके साथ सिर्फ एक और कार्बन अटैच्ड है। तो इसको अगर हम हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आप सोचो कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो
थोड़ा सा अगर हम सीरियसली सोचें तो हमें क्लियर होता है कि जो हेलोएल्केन ऑब्टेन होगा वो होता है इस तरह का। ये प्राइमरी हेलोएल्केन से एक टर्शरी हेलोएल्केन जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। अब ये वाली रिएक्शन जो है ये किस तरीके से प्रोसीड कर रही है, तो इसको भी हम विद मैकेनिज्म स्टडी कर सकते हैं कि अगर हम ये जो प्राइमरी हेलोएल्केन हमें दिया गया है इसमें एनहाइड्रस AlCl3 ऐड करें, तो AlCl3 के बारे में मैं अभी बता चुका हूं कि ये एक लुईस एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बस, तो ये यहां से क्लोरीन एटम अलोंग विद द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेता है और लूज हो जाता है, निकल जाता है AlCl4 नेगेटिव की फॉर्म में। तो यहां से हमें मिलता है एक कार्बोकेटाइन। तो अब आप ये मुझे बताओ कि ये कार्बोकेटाइन कौन सा है। यहां पर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ सिर्फ एक कार्बन और लगी हुई है, तो ये एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। और प्राइमरी कार्बोकेटाइन हमें पता है कि लीस्ट स्टेबल होते हैं, डिफरेंट कार्बोकेटाइंस में ये सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है या जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो यहाँ पे क्या करेगी, इसके नेबरिंग कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगी, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, तो ये सबसे पहले नेबरिंग कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। तो नेबरिंग कार्बन के ऊपर तो कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, कोई लोन पेयर तो है ही नहीं, तो वो कहां से दे दे। पर क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो इसलिए ये यहां से एक मिथाइल ग्रुप को ही शिफ्ट करवा लेगा अलोंग विद द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस CH3 ग्रुप वाले कार्बन के जो मिडल कार्बन के साथ सेंट्रल कार्बन के साथ बॉन्ड था उसका भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ये ले जाती है और हमें ऑब्टेन होता है यहां पर ये वाला कार्बोकेटाइन। और यहां पर आप देख सकते हो कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जो 3 कार्बन एटम्स और अटैच्ड हैं, तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है जो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए ही ये ज्यादा अमाउंट में और ज्यादा जल्दी बन जाता है। फिर ये AlCl4 नेगेटिव से क्लोरीन को वापस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और हमें टर्शरी हेलोएल्केन जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरीके से ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है। तो इस तरीके से जो हमने अभी तक रिएक्शंस कर रखी हैं इसमें इसके साथ हेलोएल्केन्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो खत्म होती हैं। तो अब हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होने के साथ हम कुछ जो इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं या कुछ रिएक्शंस बनती हैं बड़ी स्पेशल, उनकी हम स्टडी कर लेते हैं कि हम किस तरह से हेलोएल्केन्स को यूज करके आगे कई और कंपाउंड्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो हेलोएल्केन्स जो हैं इनसे हम लगभग हर एक टाइप का कंपाउंड बना लेते हैं। ये इनको कहा जाता है कि दीज आर वर्सेटाइल रिएजेंट्स इन दी हैंड्स ऑफ ए केमिस्ट, कि एक केमिस्ट जो केमिकल रिएक्शन करने वाला कोई है, हमारे पास साइंटिस्ट है, तो उसके हाथ में हेलोएल्केन जो है एक बहुत यूजफुल कंपाउंड होता है जिसकी हेल्प से कई टाइप के कंपाउंड जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो जैसे हमने एल्काइंस में तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कर ली थी स्टडी। अब अगर मैं चाहूं कि ये जो है 1-ब्यूटीन, इसकी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके मुझे बनाना है ब्यूट2ईन, यानी कि डबल बॉन्ड को फर्स्ट कार्बन की बजाय सेकंड कार्बन के साथ लगाना है, तो ये प्रोसेस कैसे हो सकता है। तो बड़ी इजी रिएक्शन होती है ये भी।
तो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से हम रिएक्शन करेंगे। पहले इसमें HBr ऐड किया, मैंने जानबूझकर हैलोजन एसिड्स में HBr ही लिया है, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पर मैंने एरो के ऊपर कोई ऑर्गेनिक परऑक्साइड नहीं लिखा है, और अगर ऑर्गेनिक परऑक्साइड नहीं होगा तब हैलोजन एसिड की एडिशन के टाइम मार्कोनिकॉव्स रूल ही चलेगा, यानी कि हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स and halogen will go to the carbon containing lesser number of hydrogens। तो हमारे पास ये वाला हेलोएल्केन बनेगा, एक सेकेंडरी हेलोएल्केन। अब इसमें अगर मैं KOH अल्कोहलिक ऐड करूं, और ये भी हमने किया है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन कर देता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देता है, और जो हेलोएल्केन यूज किया है ऊपर, ये एक अनसिमेट्रिकल हेलोएल्केन है। इसमें जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच्ड है, जो मैंने ब्लू कलर से दिखाई है, इसके साथ जो दो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं ये डिफरेंट हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल हेलोएल्केन है। और अनसिमेट्रिकल हेलोएल्केन की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के टाइम सेट्जेफ्स रूल फॉलो होता है, यानी कि हाइड्रोजन फ्रॉम दैट कार्बन इज प्रेफरेंशियली लॉस्ट विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो एलिमिनेशन, जो बीटा एलिमिनेशन होनी है, वो जो मैंने कार्बन जिसको अंडरलाइन किया है उस बीटा कार्बन से होगी, और साथ में KBr और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से हेलोएल्केन्स यूज करके मैंने एल्कीन्स में जो आइसोमेराइजेशन है वो भी कर ली। फिर इसके बाद हम करते हैं स्टडी अगली रिएक्शन, जिसमें एल्कीन को कन्वर्ट करना हो एल्काइन में, तो तब किस तरीके से यूज करेंगे हम हेलोएल्केन्स को। जैसे मैं यहां पर रिएक्शन लिख रहा हूं कि ये प्रोपीन लिया, तो प्रोपीन को चेंज करना है इनटू प्रोपाइन। तो ये वाली कन्वर्जन हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो बड़ी सिंपल ये भी रिएक्शन है। यहां से नो डाउट हम इजीली एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एल्कीन्स में डीहाइड्रोजिनेशन या लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल तो हमने कभी नहीं सुना। तो फिर ये किस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन ऐड करेंगे, रेडिश ब्राउन ब्रोमीन। तो हमने हाइड्रोकार्बन्स में टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के तौर पे भी इसको यूज किया था। तो यहां पर एक विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा। विसिनल डाइहेलाइड्स होते हैं कि जब दो नेबरिंग कार्बन्स के ऊपर हेलोजन्स लगे हों, तो इनको हम विसिनल डाइहेलाइड्स बोलते हैं। फिर इसके बाद इसमें अगर हम KOH अल्कोहलिक ऐड कर दें, तो पहले Br इधर से और H इधर से जाएगा, जो विनाइल हेलाइड बनेगा, और फिर दूसरा भी जो है HBr निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगा, साथ में KBr और वाटर। नो डाउट जब हम एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे तब मैंने बताया था कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना हो तो वो डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। हमें उस केस में सेकंड स्टेप में थोड़ा स्ट्रॉन्गर बेस लाइक सोडामाइड भी यूज करना पड़ता है। पर यहाँ पर KOH अल्कोहलिक जो है वो भी थोड़ा यूजफुल होता है, उससे भी एलिमिनेशन हो जाती है। नो डाउट सोडामाइड से ज्यादा इजीली होगी, पर इस केस में भी इतनी मुश्किल जो है वो नहीं होगी, हो जाएगी रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने एल्कीन को एल्काइन में भी कन्वर्ट कर लिया जब हेलोएल्केन्स बीच में यूज हुए थे। फिर इसके बाद हम और करते हैं रिएक्शन कि किस तरीके से जो हेलोएल्केन है हमारे पास, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन है, इससे मुझे बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये कैसे बन सकता है,
हेलो एल्केन में आइसोमेराइजेशन कर दी, यहाँ पर पोजीशन आइसोमर इसका बनाया है। तो ये किस तरीके से बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो जो अगर तो क्लोरोप्रोपेन हो, क्लोरो एल्केन हो, तब तो हमने सीख लिया अभी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में कि एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करके हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। पर ब्रोमो एल्केन हो या आइडो एल्केन हो, तब वो प्रोसेस उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो इस केस में पहले मैं KOH अल्कोहलिक डाल के यहां पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करूंगा और उससे हमें ऑब्टेन हो जाएगा ए मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। फिर इसमें अगर HBr ऐड किया जाए तो आप देख सकते हो कि यहां पर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr की एडिशन किस तरह से होगी, यहां पर मार्कोनिकोव्स रूल चलेगा कि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल चलेगा। तो यहां पर हम बड़े सिंपल वे में बता सकते हैं कि मार्कोनिकोव्स रूल ही यहां पे अप्लाई होगा, क्योंकि अब जो हमारे पास है HBr की एडिशन की है तो इसमें परऑक्साइड जो है उसकी प्रेजेंस नहीं बताई गई। अगर परऑक्साइड नहीं है तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ मार्कोनिकोव्स रूल ही चलेगा। और फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन जो हमने की थी उसकी हेल्प से हम एक और रिएक्शन यहां पर करके देखते हैं कि किस तरह से होगी। अगर मैं इसमें KOH अल्कोहलिक ऐड करूं इस प्राइमरी हेलो एल्केन में, तो किस तरीके से एल्कीन जो है वो बनेगा या कौन सा एल्कीन यहां पर फॉर्म होगा। तो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शंस में ही हमने ऐसी मिलती जुलती रिएक्शंस की हैं कि जिसमें मैंने बताया था कि पोटेशियम पहले ब्रोमीन को ले जाएगा, हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट होकर एक टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद OH नेगेटिव जो है वो एलिमिनेशन करेगा, बीटा एलिमिनेशन। तो हमारे पास जो एल्कीन बनेगा वो ये वाला कंपाउंड होगा इस तरीके से। फिर इसके बाद हम कुछ और जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो करते हैं कि जैसे एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी यही रिएक्शन हेलो एल्केन्स की आती है कि किस हेलो एल्केन से मीथेन एज वेल एज इथेन इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन हम बना सकते हैं, कि फ्रॉम विच हेलो एल्केन both methane and ethane can be prepared in a single step reaction। तो ये किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें इसका जो सॉल्यूशन है वो भी बड़ा सिंपल है कि हम ये क्लोरोमीथेन लें अगर, तो इसकी रिडक्शन कर दें, चाहे तो कैटालिटिक रिडक्शन करें या केमिकल रिडक्शन करें, जिस तरह से मर्जी, तो हमें मीथेन ऑब्टेन हो जाएगी। और अगर हम इसकी क्लोरोमीथेन की वर्ट्स रिएक्शन कर दें, मतलब इसमें मेटालिक सोडियम ऐड कर दें, तो तब हमें इथेन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। अब साथ में इथेन के 2 मोल्स ऑफ NaCl भी मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि बोथ मीथेन एंड इथेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोमीथेन बाय these two reactions, by Wurtz reaction और by reduction। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आयोडोएल्केन यूज करें, आयोडोमीथेन यूज करें हम क्लोरोमीथेन की बजाय, तो इसकी अगर हमें रिडक्शन करनी हो तो बड़े सिंपल वे में हम HI यूज करके इसकी रिडक्शन कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो यहाँ पर मीथेन प्लस I2 बनेगा। रेड फॉस्फोरस का यहां पर रोल क्या होगा कि ये I2 को, जैसे ही ये I2 फॉर्म होगी उसी टाइम इसको कंज्यूम करके Pi3 में इसकी कन्वर्जन कर देता है।
प्लस करेंगे I2 तो इससे बन जाएगा Pi3, क्योंकि यहाँ पर 4 फॉस्फोरस हैं तो 4 Pi3 मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड। अब 4 इंटू 3 12 आयोडीन एटम्स हुए तो 6 I2 हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से जो I2 बना वो उसी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। Pi3 जो है वो ना तो आयोडोएल्केन के साथ रिएक्शन करता है और ना ही एल्केन के साथ रिएक्शन करता है। और इसी तरीके से वर्ड्स रिएक्शन में भी आयोडोमीथेन जो है वो यूज होकर सोडियम आयोडाइड और इथेन जो है वो बना देगा। तो हेलोमीथेन से हम सिंगल स्टेप में मीथेन और इथेन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद एक और हम क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं जो आईआईटी स्क्रीनिंग के 2002 एग्जाम में भी आया था, पूछा गया था उसमें भी। तो वो क्वेश्चन क्या था? इस केस में हम हेलोएल्केन यूज करते हैं और उसमें ब्रोमिनेशन करते टाइम जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो किस तरह से होता है ये देखना होता है। यहां पर एक हाइड्रोजन का हेवियर आइसोटोप यानी कि ड्यूटेरियम जो है वो यूज करते हैं हम। और ये वाला हमें एल्केन दिया जाता है। इस एल्केन में अगर हम ब्रोमीन एटम ये ऐड करवाएं तो ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी नेचुरल बात है कि टेंडेंसी होगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो इसलिए ये एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम अलोंग विद इट्स 1 इलेक्ट्रॉन खींचकर हमारे पास HBr बना देगा और एक कोई और हमारे पास रिएक्टिव स्पीशीज बनेगी, यानी कि एक फ्री रेडिकल बनेगा। तो वो फ्री रेडिकल कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन में जो हमें ऑप्शंस दी गई थी वो ऑप्शंस थी, ए ऑप्शन है ये वाला फ्री रेडिकल और बी ऑप्शन है इसमें ये एक प्राइमरी फ्री रेडिकल है और बी ऑप्शन हमें दी गई थी एक टर्शरी फ्री रेडिकल। दिस और सी ऑप्शन जो थी वो हमारे पास थी सेकेंडरी फ्री रेडिकल, यानी कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन का हेवियर आइसोटोप लगा है वहां से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें ये। और डी ऑप्शन थी यहां पर कि हम इस ड्यूटेरियम को ही रिमूव कर दें। जो हाइड्रोजन का हेवियर आइसोटोप है मास नंबर 2 वाला ड्यूटेरियम उसी को रिमूव कर दिया। तो नेचुरल बात है कि ये वाली डी ऑप्शन तो कभी भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास HBr बना है, DBr तो नहीं बना। तो इसलिए डी ऑप्शन तो करेक्ट आंसर नहीं है। फिर दूसरी बात, हमें ये जो रिएक्शन हम करते हैं हेलोएल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आएगी बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में। वहां पर भी हमें बात करते हैं हम ये कि क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करें तो वो तो बहुत फास्ट होती है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। तो वो रिएक्शन बड़ी सिलेक्टिव होती है, यानी कि ब्रोमीन वहीं पे जाके अटैच होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करेगा। तो इसलिए अब Br फ्री ब्रोमीन एटम ने जो यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है वो कहां से करेगा? वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ वहीं से करेगा जिसके कारण जो रिजल्टिंग फ्री रेडिकल बने वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस में हमने स्टडी किया था कि जो प्राइमरी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सबसे कम स्टेबल होते हैं,
सेकेंडरी फ्री रेडिकल उससे ज्यादा स्टेबल, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी फ्री रेडिकल है। तो टर्शरी फ्री रेडिकल्स क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए यही सबसे ज्यादा बनेगा। फिर अगले स्टेप में ब्रोमीन जाके यहां पर अटैच हो जाएगी, तो हमारे पास एक टर्शरी हेलोएल्केन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हमने जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थी एल्केन्स की, अगर वो हमने अच्छी तरह से समझ के की हो, तो हम इस जो रिएक्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर बड़ी इजीली बता सकते हैं। हेलो एल्केन्स खत्म करने के बाद अगला टॉपिक होता है हेलो एरीन्स। तो अब हम हेलो एरीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेलो एरीन्स में सबसे पहले हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो जिसमें सबसे पहले होगा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरीन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम जनरली एरीन्स भी बोल देते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करते हैं हम हेलो एरीन्स, ये एक रिएक्शन करके मैं सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैकेनिज्म भी पूरा। बाकी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही हो जाएंगी। तो सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ बेंजीन। बेंजीन में अगर हम क्लोरीन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 ये लुईस एसिड्स होते हैं और इन रिएक्शंस में इनको कहा जाता है हैलोजन कैरियर्स, क्योंकि ये हैलोजन कैरी करके रखते हैं टिल द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो इससे बन जाता है क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ से बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन अटैच था, उसको रिप्लेस करके हमने क्लोरीन लगा दिया। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये कैसे है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्लोरीन के बारे में हमने ज़्यादा सुना हुआ है Cl नेगेटिव की फॉर्म में होता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है। पर कभी भी हम डायरेक्ट जो भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है सम रेयर केसेस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में रादर, कि आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 या 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करोगे बेंजीन रिंग के ऊपर, बाकी सभी हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक होंगी। जब भी कभी भी बेंजीन रिंग से कोई हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम कोई और ग्रुप लगाएं, तो इट विल ऑलवेज बी एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप एक लाइन लिख लो, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which proceeds by the following mechanism। तो किस तरह से ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड करती है, इसका मैकेनिज्म मैं बोर्ड साफ करके लिखता हूँ। यहाँ पर हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया। क्लोरीन के बारे में हमें पता है कि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वही 1 इलेक्ट्रॉन ये दूसरी क्लोरीन के साथ शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है।
तो इस तरह से यहाँ पर दोनों क्लोरीन्स में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, या इसको हीट करें हम, तब इस बॉन्ड का हो जाता है होमोलिसिस। तो ये हमने क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स में पढ़ा था, पर अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 विच आर लुईस एसिड्स। तो मैं AlCl3 से एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है बेसिकली। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 2 4 और 2 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली या नोबल गैस कन्फिगुरेशन एक्वायर करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत होती है। तो ये क्या करेगा, यहां से इस मॉलिक्यूल से एक क्लोरीन एटम अलोंग विद द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा AlCl3, और इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट क्लोरीन का भी था, इसका एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो इस क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl नेगेटिव बन के निकला। AlCl3 में जब ऐड होगा तो बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव। अब क्लोरीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नाम क्या होगा इसका? पॉजिटिव आयंस के नेम्स हम EM से एंड किया करते हैं, तो इसका नाम हम रखेंगे क्लोरोनियम आयन, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव आयन है तो नो डाउट ये बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होगा या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए ही ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। किस तरह से करता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। बेंजीन रिंग की हम कैक्यूल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहां पे कैक्यूल स्ट्रक्चर में ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड्स होते हैं 3। इसमें क्लोरोनियम आयन ऐड किया, अगर पॉजिटिव आयन है तो नो डाउट कहां पे अटैक करेगा? जहां से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हों। तो कहां से मिल सकते हैं? जहां पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट हो या कोई लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हों। अब हर एक कार्बन का बेंजीन रिंग में एक एक पाई बॉन्ड है, तो क्लोरोनियम आयन जो है ये बेंजीन रिंग के किसी भी एक कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर सकता है। तो कहां पे अटैक करेगा? ये 6 के 6 पोजीशन जो हैं बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इसलिए कहीं भी अटैक हो सकता है। तो हम कंसिडर करते हैं कि अगर ये अटैक करे ओवर दिस टॉप कार्बन, सबसे ऊपर है जो कार्बन उसके ऊपर अटैक करे। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन को अप्रोच करेगा, इसके नजदीक पहुंचा, तो जो इसके लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये अपनी तरफ ट्रांसफर करवा लेगा। यानी कि इस कार्बन का जो टॉप वाली कार्बन है इसका जो पाई बॉन्ड था विद द अदर कार्बन वो ऊपर ट्रांसफर होके कार्बन और इनकमिंग क्लोरीन एटम में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो यहां पर जाके क्लोरीन ऐड हो गया। अब आप देख सकते हो कि इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन एटम का, इसको भी जब हमने ऊपर ट्रांसफर कर दिया तो ये वाली कार्बन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अगर लॉस हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऊपर आया वो Cl पॉजिटिव के साथ शेयर होके न्यूट्रल हो जाएगा एटम। फिर मैंने तो ऐड किया बेंजीन में क्लोरीन ही, तो ये जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है ये कहां से बीच में आ गया? तो ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई है कैक्यूल स्ट्रक्चर, असल में बेंजीन होती है C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है।
तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखा हुआ है मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें हमने हाइड्रोजन एटम्स को जस्ट शो नहीं किया। यहां पर हाइड्रोजन को शो नहीं किया, यहां पर शो कर दिया है, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस यहां पे नहीं है। तो यहां पे शो क्यों किया? क्योंकि इसको हमें अल्टीमेटली रिमूव करना है या रिप्लेस करना है, इसलिए शो किया है। अब आगे हम देखेंगे कि यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड। यहां पर पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड एक दूसरे से ऑल्टरनेट पोजीशंस पर पड़े हैं। और जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में रेजोनेंस करवाई थी तब बताया था रेजोनेंस की कंडीशंस में कि जहां कहीं भी पॉजिटिव पाई कंजुगेशन होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पड़े होंगे, रेजोनेंस हो जाएगी वहीं पे, यानी कि डीलोकलाइजेशन विल बी देयर। तो यहां पर रेजोनेंस प्रोसीड कैसे करेगी? तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो मैं बना देता हूं। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन यहां से नेबरिंग कार्बन से, नेक्स्ट कार्बन से लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को ट्रांसफर करवा लेगी। और इस ट्रांसफर के बाद हमारे पास जो सिचुएशन बनती है वो बनेगी ये वाली। ये जो पाई बॉन्ड था ये आ जाएगा इन दोनों कार्बन एटम्स में। अब इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है इस नीचे वाली कार्बन का, जब इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अगर लॉस हुआ एक इलेक्ट्रॉन का तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला पाई बॉन्ड तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इस ट्रांसफर के बाद फिर हम देखते हैं कि पॉजिटिव पाई कंजुगेशन तो अभी भी है, और अगर है तो रेजोनेंस फर्दर प्रोसीड करेगी ही करेगी। तो यहां पर क्या सिचुएशन बनेगी? अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन अगले लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ट्रांसफर करवा लेगी, यानी कि ये पाई बॉन्ड जो है इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में बन जाएगा। अब इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का, जब नीचे शिफ्ट कर दिया हमने तो दिस कार्बन विल लूज वन इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद ये वाली कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, ये अगली नेक्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने की कोशिश करेगी, उससे इलेक्ट्रॉन मांगेगी। पर इस कार्बन के पास ना तो कोई लोन पेयर है ना ही कोई लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड भी कोई नहीं है, तो फिर कैसे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? तो यहां से फिर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन एटम है एक छोटा सा, वो लूज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन भी पीछे छोड़ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इस तरफ को ट्रांसफर हो जाएगा कुछ इस तरह से, और हमारे पास बन जाएगी क्लोरोबेंजीन। यानी कि इसके बाद जो स्ट्रक्चर बचेगी वो होगी ये वाली। बेंजीन रिंग के ऊपर लग गई क्लोरीन और साथ में H पॉजिटिव एज सच पड़ा रह गया। तो इस तरीके से बेंजीन के ऊपर तो क्लोरीन लग गई, पर जो ये H पॉजिटिव बचा ये क्या करेगा? ये AlCl4 नेगेटिव से वापस Cl नेगेटिव को विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा कुछ इस तरह से। H पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ये इससे Cl नेगेटिव को खींचकर HCl और AlCl3 को रीजनरेट कर देगा। तो इस तरह से जो टोटल रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है कि बेंजीन में हम अगर Cl2 ऐड करें इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 जो लुईस एसिड होते हैं, तो रिएक्शन जो प्रोसीड होने के बाद क्लोरोबेंजीन बनती है प्लस HCl बन जाता है। AlCl3 तो वैसे का वैसे ही रीजनरेट हो गया। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं
कि जो भी सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो प्रोसीड होती है बाय द अटैक या स्टार्ट होती है बाय द अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से शुरू हो रिएक्शन तो हम उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कहेंगे। तो ये मैकेनिज्म आपको पूरा याद रखना है। यही मैकेनिज्म हमने एरीन्स में या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी किया था, वहां पर हमने बेंजीन रिंग की क्लोरीनेशन की थी। तो ये वही मैकेनिज्म है, दोबारा मैंने आपको पूरे डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर जब हम हेलो एल्केन्स कर रहे थे तो उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी हमने लिखा था कि ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स इन अ सिमिलर वे बट एट ए स्लोअर रेट। तो ब्रोमिनेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से ही प्रोसीड करेगी, बस जस्ट थोड़ी स्लो चलेगी। तो वो मैं अब बिना मैकेनिज्म के ही लिख रहा हूं। बेंजीन प्लस Br2 ऐड करेंगे इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3। तो यहां पर जो FeBr3 है ये Br2 मॉलिक्यूल से एक ब्रोमीन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करके, Br नेगेटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके Br पॉजिटिव या ब्रोमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। तो इस तरह से हमें मिलेगी ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। तो ब्रोमिनेशन बिल्कुल सेम वे में होती है जैसे ही क्लोरीनेशन हुई थी, बस थोड़ी स्लो होती है। और अगर हम करने लगे आयोडीनेशन, कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आयोडीन लगानी हो, तो अब अगर आयोडीन लगानी हो तब हमें कोई लुईस एसिड भी नहीं चाहिए होता, क्योंकि आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, बड़ी इजीली ब्रेक हो जाता है बॉन्ड। पर जो बनती है आयोडोबेंजीन, उसके साथ हमें ऑब्टेन होता है एक वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI। तो ये आप पी ब्लॉक में भी पढ़ते हो कि इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये आयोडोबेंजीन की रिडक्शन करके इसको वापस बेंजीन में ही कन्वर्ट कर देता है, तभी ये रिएक्शन मैंने रिवर्सिबल शो की है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट होती है वो नो डाउट कम होती है। तो अगर हमें ज्यादा अच्छी यील्ड चाहिए आयोडोबेंजीन की, तब हमें इस रिएक्शन को करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो HI की वापस ऑक्सीडेशन करके इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो वो किस किस तरीके से हो सकती है, तो वो जो मेथड्स हैं ये भी हमने किए थे हेलो एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। किस तरह से थे कि एक था कि जब हम 5 मोल्स ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3 आयोडिक एसिड अगर हम यूज करें ये, तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +5, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो HI में से I नेगेटिव से इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा I2। तो यहां पर आप देख सकते हो कि HI में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, और इससे I2 बन गया जो 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। तो तभी मैंने आपको बताया कि हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे लाइक HiO3 या HNO3। कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो HI को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा और प्लस NO2 या वाटर बन जाएगा। तो अगर हम इन दोनों में से किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करें, तब रिएक्शन जो है या आयोडोबेंजीन जो है वो अच्छी यील्ड में बनेगी, अदरवाइज इसकी यील्ड कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल इन नेचर।
अब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, जैसे मैं एल्काइल ग्रुप कोई यहां पर फिट कर रहा हूं, CH3 ग्रुप लगा है, इसको हम टोलुइन बोलते हैं। अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो एक HCl लूज होगा। अब क्लोरीन कहां पे जाएगी? यहां पर हमें पता है कि मिथाइल ग्रुप जो है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो वो बेंजीन रिंग की ऑर्थो या पैरा पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, यानी कि ये जो ऑर्थो पोजीशंस हैं दोनों और पैरा पोजीशन है, इन तीनों पोजीशंस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो Cl पॉजिटिव या क्लोरोनियम आयन या इलेक्ट्रोफाइल है अगर कोई भी, तो वो जाएगा या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। तो तभी हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोला करते हैं। तो यहां पर हमें मिलेगी या तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन या पैराक्लोरोटोलुइन। इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी। अगर क्लोरीन हम कम यूज करें तो मोनोहेलोजिनेशन होती है, अगर हम क्लोरीन थोड़ी ज्यादा यूज कर दें तो डाई हेलोजिनेशन भी हो जाती है। पर एक बार अगर क्लोरीन एटम बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो गया तब उसकी फर्दर सब्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर उतनी इजीली नहीं होती। और अगर हमें साइड चेन में ही सब्स्टिट्यूशन करनी हो, जैसे वही टोलुइन लिखा मैंने, बिल्कुल वैसे ही इसमें क्लोरीन ऐड की, पर अब इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और इसको थोड़ा हीट कर दिया, तब क्या होगा? ये हमने की थी एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर कोई हेलोजन कैरियर नहीं है या इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने वाला कोई ग्रुप नहीं है, तो इसलिए यहां पर अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, यानी कि जो एलिफेटिक साइड चेन है वहां पर जाके सब्स्टिट्यूशन होगी। अब बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। अगर हमें रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करनी है तब एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 वो तो हमें चाहिए ही चाहिए होगा। अब CH3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन बन जाएगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl विल बी लॉस्ट। अब कार्बन के ऊपर फर्दर हाइड्रोजन एटम्स तो अभी भी हैं, तो इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन है वो फर्दर प्रोसीड करेगी। तो हमें बेंजल डाइक्लोराइड मिल जाएगा और इसमें भी अभी भी एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। ये हमने जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में साइड चेन की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की थी तब बताया था मैंने कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है। तो वहां पर हमने सीखा था कि अगर कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो तो एल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर जितने भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हैं वो सारे के सारे क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं, यानी कि यहां पर टोलुइन की बजाय या मिथाइल ग्रुप की बजाय इथाइल ग्रुप ले लूं, कोई भी बड़ा एल्काइल ग्रुप अगर लिया जाए तो उसका एक जो हाइड्रोजन है बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है सिर्फ वही रिप्लेस होंगे। तो यहां पर इस कार्बन को एक क्लोरीन मिल जाएगी और अगर फर्दर सब्स्टिट्यूशन करें हम तब इसी कार्बन के साथ दोनों क्लोरीन एटम्स अटैच हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कोई इजीली नहीं प्रोसीड करती। तो इस तरीके से हमने देखा
कि बेंजीन रिंग के ऊपर हमने डायरेक्टली हैलोजन ऐड करके जो सब्स्टिट्यूशन है वो कर ली, यानी कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लिया, और फिर अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसकी रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस आता है वो भी देख लिया हमने। कि अगर तो हमें बेंजीन रिंग प्लस Cl2 लिखा हो, अगर कोई हैलोजन कैरियर भी लिखा है लाइक एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, तो तब रिंग सब्स्टिट्यूशन होगी, और अगर अल्ट्रावायलेट लाइट या हीट करना लिखा हुआ है तब फिर साइड चेन की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। फिर अगला मेथड आता है सेकंड, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट्स। अब ये डायजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं? डाई का मतलब दो, एजो हेयर स्टैंड्स फॉर एजोट यानी कि नाइट्रोजन, और ईएम का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। जब बेंजीन रिंग के ऊपर दो नाइट्रोजन भी लगे हों और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कि बेंजीन के ऊपर N2 और पॉजिटिव चार्ज, इसको कहेंगे डायजोनियम ग्रुप, बेंजीन डायजोनियम आयन, और इसके साथ अगर Cl नेगेटिव भी जोड़ दिया तो इट विल बी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये बहुत यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं। एनिलीन की डाई एजोटाइजेशन हम बड़ी इजीली कर लेते हैं। अब इसमें अगर मैं CuCl क्यूप्रस क्लोराइड ऐड करूं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो तब बेंजीन रिंग के ऊपर जो डायजोनियम ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाता है बाय क्लोरीन। डायजोनियम ग्रुप जो है इसको हम क्वाइट लेबाइल ग्रुप बोलते हैं। लेबाइल ग्रुप होता है विच इज इजीली रिप्लेसेबल, जो इजीली रिप्लेस हो जाए उस ग्रुप को हम लेबाइल बोला करते हैं। तो डायजोनियम ग्रुप जो होता है इट इज क्वाइट ए लेबाइल ग्रुप, इसलिए बड़ी इजीली ये रिप्लेस हो जाता है। अगर हम रिप्लेसमेंट करते टाइम बीच में CuCl और HCl ऐड करेंगे तब यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन अटैच हो जाती है। और अगर यहां पर मैं CuBr या HBr ऐड कर दूं तो जैसे मैं ये नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, अगर इसमें ऐड किया जाए CuBr और HBr तो तब हमें ऑब्टेन होती है ब्रोमोबेंजीन। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि बेंजीन के ऊपर जो भी हैलोजन लगा है वो ये जो डायजोनियम क्लोराइड वाला क्लोरीन है ये नहीं है, ये वाला हैलोजन कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर यही हैलोजन जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर लगना हो तो ब्रोमोबेंजीन के साथ थोड़ी बहुत क्लोरोबेंजीन तो कम से कम बननी चाहिए, पर जरा भी क्लोरोबेंजीन जो है वो ऑब्टेन नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जो भी हैलोजन जाके बेंजीन रिंग के ऊपर लगे ये आते हैं फ्रॉम क्यूप्रस हेलाइड, यहां से आते हैं, ना कि जो डायजोनियम सॉल्ट वाले हैलोजन थे वो नहीं होते। और ये दोनों रिएक्शन जो हैं ये हमें सुजेस्ट की थी सैंडमेयर ने, इसलिए इन दोनों रिएक्शंस को हम सैंडमेयर्स रिएक्शंस कह देते हैं। सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते टाइम आपके लिए ये यूजफुल बात रहेगी कि जो भी नेम्ड रिएक्शंस आए लाइक दिस, इसको आप अपनी कॉपी के लास्ट पेज पर सेपरेट आप एक इनकी लिस्ट बनानी शुरू कर दो, ताकि आपको फिर बाद में अगर नेम्ड रिएक्शंस ही याद करनी हो कुछ स्पेशल, क्योंकि पेपर में कई बार नेम्ड रिएक्शंस डायरेक्टली पूछी जाती हैं, तो उस टाइम आपको वो ढूंढनी ना पड़े सारी कॉपी देखकर। तो अगर ये सेपरेट ही लिखी हो तो बेटर रहती है बात। अब फिर थोड़ी देर बाद गेटरमैन आए, उन्होंने इस रिएक्शन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी, उन्होंने कॉपर पाउडर ही यूज किया क्यूप्रस हेलाइड की जगह पे।
तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से रिएक्शंस जो हैं वो हो गई। तो अगर हम ये मॉडिफिकेशन भी लगाएं तब रिएक्शन को हम गेटरमैन्स रिएक्शन बोल देते हैं। तो इसको कहा जाता है गेटरमैन्स रिएक्शन। तो बिल्कुल सैंडमेयर्स रिएक्शन के जैसी ही है, सिर्फ सैंडमेयर रिएक्शन में यहां पर क्यूप्रस हेलाइड यूज किया जाता है और गेटरमैन्स रिएक्शन में कॉपर पाउडर यूज किया जाता है। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम ही होते हैं हर एक केस में। तो ये सैंडमेयर और गेटरमैन्स रिएक्शंस हो गई। अब अगर हमें ऐड करना हो या सब्स्टिट्यूट करना हो फ्लोरीन, तो फिर वो किस तरीके से रिएक्शन की जाएगी? फ्लोरीन लगाने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं HBF4। इसको फ्लोरोबोरिक एसिड या ज्यादा कॉमनली हम फ्लोबोरिक एसिड भी बोल देते हैं। तो फ्लोबोरिक एसिड इसमें ऐड करेंगे अगर, तो ये एसिड है आयोनाइज होगा H पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव में। तो BF4 नेगेटिव जो है वो यहां से Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा और हमें ऑब्टेन होगा बेंजीन डायजोनियम फ्लोबोरेट प्लस HCl। तो ये जो कंपाउंड बना इसको हम कहते हैं बेंजीन डायजोनियम फ्लोबोरेट। तो ये भी डायजोनियम सॉल्ट ही है, बड़ा अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इसको थोड़ा सा हम अगर वार्म कर दें या हीट कर दें तो इसकी डीकंपोजिशन हो जाती है और डीकंपोजिशन होकर हमें ऑब्टेन होती है फ्लोरोबेंजीन। इस तरह से अगर हमें बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली ऐड करनी हो फ्लोरीन, लगानी हो फ्लोरीन, तो इस तरीके से हम लगाते हैं। इनडायरेक्टली लगती है, डायरेक्टली कभी भी नहीं होती। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं बाल्ज-शीमन रिएक्शन। तो ये भी एक नेम्ड रिएक्शन आ गई। बाल्ज-शीमन रिएक्शन। तो अगर डायजोनियम सॉल्ट की हेल्प से हमें फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करनी हो तो ये तरीका हम यूज करेंगे। अब अगर आयोडीन लगानी हो बेंजीन रिंग के ऊपर तो उसके लिए ये सबसे सिंपल होता है कि हम डायजोनियम सॉल्ट में सिंपली KI ऐड करते हैं और इसको हल्का सा वार्म कर देते हैं, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर थोड़े बहुत भी इनको हीट कर दिया जाए तो इमीडिएटली ये डीकंपोज हो जाते हैं इनटू फिनोल, एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं क्योंकि। तो इसलिए इनको हमेशा हमें लो टेम्परेचर पर ही रखना होता है। तो अगर वार्म कर दिया थोड़ा सा तो फटाफट ये जो डायजोनियम ग्रुप है रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि डायजोनियम सॉल्ट की हेल्प से हम हेलोएरीन्स किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन सभी तरह की जो हेलोएरीन्स हैं वो बनाकर देख ली। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज हंट्स-डीकर रिएक्शन या फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स नो डाउट हम एरोमेटिक ही यूज करेंगे बेंजोइक एसिड। जैसे बेंजोइक एसिड का हम यहां पर सिल्वर सॉल्ट अगर कंसिडर करें, ये सिल्वर बेंजोएट लिया, इसमें अगर हम ब्रोमीन ऐड कर दें Br2 और थोड़ा सा इसको हीट करें, तब रिएक्शन होती है कि यहां से हमें मिल जाता है ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgBr
और इस रिएक्शन को कहा जाता है हंट्स-डीकर रिएक्शन। हंट्स-डीकर रिएक्शन, बोरोडीन हंट्स-डीकर रिएक्शन भी इसी रिएक्शन को ही हम कह देते हैं कई बार। तो इस तरीके से भी हेलोएरीन्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाती हैं। और जो लास्ट मेथड है हेलोएरीन्स की प्रेपरेशन का, दैट इज बाय राशिक प्रोसेस। फोर्थ है बाय राशिक्स प्रोसेस। ये ज़्यादातर कमर्शियली यूज़ किया जाता है। इसमें हम बेंजीन को हीट करते हैं बाय इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड ऑक्सीजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं तो हमें ऑब्टेन हो जाता है क्लोरोबेंजीन, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस हमें मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हो जाती है। तो इसके साथ मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं।